हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम वाज और वर के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो वाज और वर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है और वाज और वर का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि इसके अलावे भी वो कौन कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं जहां हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लें कि वाज और वर का हिंदी में अर्थ क्या होता है और उसके बाद हम जानेंगे कि किन सब्जेक्ट्स के साथ, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, किन कर्ता के साथ, किन सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज और किन कर्ता के साथ, किन सब्जेक्ट के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो वाज का हिंदी में अर्थ होता है था, थी या थे। और अगर दिए गए वाक्य में हमें सब्जेक्ट के तौर पे मिल जाता हो आई, ही, सी, इट, दिस, दैट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन करता, तब हमने वहाँ पर वाज का प्रयोग करना होता है। आइए वर के हिंदी अर्थ को जान लें। वर का हिंदी में अर्थ होता है थे और अगर सब्जेक्ट के तौर पे हमें यू, वी, दे, दीज, दोज या प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी कि बहुवचन कर्ता मिल जाए किसी वाक्य में, तब हमें उस तरीके के वाक्य में वहाँ वर का प्रयोग करना होता है। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की और सबसे पहले हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लें। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम किस तरीके से पहचान सकें कि दिए गए वाक्य में हमने वाज या वर में से किसी एक का यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी सेंटेंस के आखिर में आपको मिल जाए था, थी, थी या थे, तो उस तरीके के वाक्य में आपने वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करना होता है। लेकिन समझने वाली जो बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि इस तरीके के सेंटेंस के जरिए किसी भी तरीके के काम यानी कि किसी भी तरीके की क्रिया के बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है, बल्कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है और हमें उनका परिचय दिया जाता है, साथ ही साथ उनकी पास्ट यानी भूतकाल की अवस्था, अच्छाई, बुराई, गुण, दोष इत्यादि की जानकारी दी जाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पहचान जाएंगे कि भाई इस किस तरीके के वाक्य अगर दिए जाएं तो आपने वहाँ वाज वर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अब अंग्रेजी ज्ञान टिप के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि और किस तरीके से आप इस तरीके के वाक्य की पहचान कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको इस तरीके के वाक्य से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ उनकी पास्ट यानी भूतकाल की अवस्था, अच्छाई, बुराई, गुण, दोष की जानकारी दी जाती है। तो याद रखिएगा, इस तरीके के वाक्य में अगर आपने कुछ सवाल पूछ लिए, ठीक है, तो उन सवाल का जवाब आपको इस तरीके के वाक्य में जरूर मिलता है। तो वो सवाल कौन कौन से? वो सवाल है कौन, कैसा, कैसी या क्या। यानी कि अगर आप पूछेंगे कौन था या कौन थी, कैसा था या कैसी थी, आप पूछेंगे कि क्या था या क्या थी इत्यादि, तो इस तरीके के वाक्य में आपको इस तरीके के प्रश्नों के जवाब जरूर मिलते हैं। आइए कुछ उदाहरण के जरिए इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है, वह एक पहलवान था। अगर आप इस वाक्य को पढ़ेंगे और अगर यहाँ सवाल पूछेंगे वह कौन था, तो जवाब में आपको परिचय मिलेगा कि वह एक पहलवान था। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप सवाल पूछेंगे, वह, अगर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा कि वह बीमार था, एक वाक्य दिया जाएगा कि वह बीमार था, और अगर आप इसमें यह सवाल पूछें कि वह कैसा था, तो आपको उसकी अवस्था के बारे में मालूम चल जाएगा कि भाई वह तो बीमार था, यानी कि उसके पास यानी भूतकाल की अवस्था के बारे में। इसी तरीके से अगर आपको एक वाक्य दिया जाएगा कि तुम्हारा भाई आलसी था, और यहाँ सवाल ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा भाई कैसा था, तो हमें यहाँ इस प्रश्न के जवाब में तुम्हारे भाई के गुण या दोष के बारे में मालूम चलता है और वो ये कि वो आलसी था। तो आप इस तरीके से पहचान सकेंगे कि वाज और वर का प्रयोग किस तरीके के वाक्य में किया जाता है। सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो ये कि आप दिए गए वाक्य को पहचान लें कि किस तरीके के वाक्य दिए जाएंगे आज के टॉपिक में। अगर आप इस तरीके के वाक्य को पहचान गए, तभी आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के तरीके को सीख सकते हैं। अगर आप दिए गए वाक्य को सही ढंग से नहीं पहचान पाए, तो आप इस तरीके के टॉपिक में गलती जरूर करेंगे। तो जब आप इस चीज़ को समझ गए कि भाई किस तरीके के वाक्य हमें दिए जाते हैं वाज या वर के,
टॉपिक के दौरान। तो आइए इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका रूल, यानी कि वो कौन सा नियम है जिसके जरिए हमें इस तरीके के हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आइए मैं यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के रूल को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉजिटिव रूल में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को लिखना होता है इस तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के दौरान। सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में भी वाक्य में बताया जा रहा हो, वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। पॉइंट नंबर 2 में हमें वाज या वर का प्रयोग करना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सबसे आखिर में हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता हो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है दिए गए वाक्य में। पॉजिटिव रूल को समझ लेने के बाद आइए अब हम इसके नेगेटिव रूल को डिस्कस कर लें। नेगेटिव रूल में सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को ही लिखना होता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में आप या तो वाज नॉट को लिखेंगे या वर नॉट को लिखेंगे, और सबसे आखिर में फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब इस रूल को हम समझ चुके हैं, तो आइए इस रूल को समझते हुए हम एक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ये रूल का याद होना जरूरी है और आपको मालूम होना चाहिए कि वाज और वर का प्रयोग हम किस सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ सवाल है, यहाँ जो वाक्य है वह एक पहलवान था। तो ऑलरेडी हम आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं कि भाई यहाँ वाज या वर का प्रयोग होगा। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे, पहचानेंगे कि ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस। क्योंकि इस वाक्य में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, तो भाई ये जाहिर तौर पे पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमने इस रूल को इस्तेमाल करना है जो कि हमारा पॉजिटिव रूल है। तो पॉजिटिव रूल में सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट को। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य को। वह एक पहलवान था। अब इस वाक्य में अगर हम देखें कि हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट है वह, और वह की इंग्लिश होती है ही। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ही सबसे पहले। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने पॉजिटिव रूल में या तो वाज को लिखना है या वर को लिखना है। अब क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमें सब्जेक्ट के तौर पे मिल रहा है ही, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वाज या वर में से हम यूज़ करते हैं वाज को। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया वाज को। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद हम सबसे आखिर में लिख दिया कॉम्प्लीमेंट को, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है। तो हमें यहाँ ये बताया जा रहा है कि वह एक पहलवान था, तो हमारा यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट हो गया वो हो गया ए रेसलर। ठीक है ना। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने जो इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जिस रूल का सहारा लिया, उस रूल के जरिए वह एक पहलवान था, इस वाक्य का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन बना वह बना ही वॉज ए रेसलर। तो देखा आपने कितने आराम से, हमने बड़े आराम से इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। तो आइए अब इसी तरीके से हम कुछ और वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को। इसके लिए आपको ये रूल याद होना जरूरी है, और वाज और वर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा इसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो वाक्य देख लेते हैं। वाक्य वह बीमार था, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा वह, इसकी इंग्लिश होती है ही, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। फिर हम जानते हैं कि भाई इस तरह के वाक्य में हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है, या तो वाज को या वर को। हम अपने सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ही के साथ हमने यूज़ करना होता है वाज को, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद सबसे आखिर में हम क्या लिखते हैं, सबसे आखिर में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी जो कुछ भी हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है इल, है ना। तो ये मैंने इसको यहाँ लिख दिया। इस तरीके से वह बीमार था, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी ही वॉज इल। ठीक है ना। आइए इसी तरीके से दूसरे, तीसरे और चौथे वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। बड़े आराम से आप इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये रूल आपको याद होना चाहिए होगा, और आपको याद होना पड़ेगा कि वाज और वर का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। ठीक है ना। तो आइए दूसरा वाक्य है, तुम्हारा भाई आलसी था। ये वाक्य पढ़ लेते हैं, और ये वाक्य भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई की इंग्लिश होती है योर ब्रदर, मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने वाज या वर में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। तुम्हारा भाई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने वाज का प्रयोग करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसका सबसे आखिर में हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट जो हमारा यहाँ तुम्हारे भाई के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो आलसी था, है ना, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है लेजी। इस तरीके से तुम्हारा भाई आलसी था, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी योर ब्रदर वाज लेजी। ठीक है ना। तो बड़े आराम से हमने इन दोनों वाक्य को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब अगले वाक्य को देखते हैं। अगला वाक्य वे लोग गरीब थे, तो भाई ये भी पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे वे लोग की इंग्लिश होगी दे।
ठीक है ना। उसके बाद हमने वाज या वर का प्रयोग करना है। यहाँ हमें सब्जेक्ट के तौर पे दे मिला है, दे के साथ हम यूज़ करते हैं वर का, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर। उसके बाद हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट वे उन लोगों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वे लोग गरीब थे, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, पुअर। तो इस तरीके से वे लोग गरीब थे, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी वो बनी दे वर पुअर, ठीक है ना। अब हमने जब 3 पॉजिटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया, तो आइए देखते हैं एक नेगेटिव वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। और ये वाक्य है तुम खुश नहीं थे। तो इसके लिए हमने ये रूल जो है यहाँ यूज़ करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ सब्जेक्ट को लिखना है, तो हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा तुम की इंग्लिश होती है यू, मैंने इसको लिख दिया। क्योंकि अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो तो हमने वाज का प्रयोग करना, वर का प्रयोग करना, लेकिन इसके साथ हमने नॉट का प्रयोग जरूर करना। वाज या वर में से किसी एक का प्रयोग करते हुए उसके साथ हमने नॉट जरूर यूज़ करना है। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे मिल रहा है यू, तो यू के साथ हम यूज़ करते हैं वर को, तो मैंने यहाँ वर लिख दिया। और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तुरंत उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट को लगाना है, तो नॉट को यूज़ कर देना है, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ये हो गया नॉट, वर नॉट, ठीक है ना। उसके बाद सबसे आखिर में हम क्या करते हैं, सबसे आखिर में हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट यहाँ तुम्हारे बारे में क्या बताया जा रहा है कि तुम खुश नहीं थे, है ना। तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट यहाँ है वो है हैप्पी। तो इस तरीके से तुम खुश नहीं थे, इस वाक्य की जो इंग्लिश बनी ये बनी यू वर नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य को स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य को सीख चुके हैं तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस कर लें। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें आपसे किसी तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपके सहूलियत के लिए मैंने इस वीडियो में बताया है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो तरीके से, दो टाइप से उन्हें सीखिए। और दो टाइप के सेंटेंस को यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को पहले आप समझ लीजिए कि किस तरीके के दो टाइप के सेंटेंस आपको मिलते हैं। एक बार अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के दोनों टाइप को सीख लीजिए, जिसको मैं कहता हूँ टाइप ए और टाइप बी, अगर इसको आप समझ गए तो रूल बड़े आराम से आप उसको भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए कि टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। याद रखिएगा, जब भी किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द यानी कि प्रश्न पूछने वाले शब्द जैसे क्या, कैसे, कब, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आते हो तो वो टाइप ए के सेंटेंस होते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पे वह क्यों दुखी था, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, जैसे आप देखेंगे कि आपको दिए गए वाक्य में टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस मिल रहे हैं, तो आपने इस सिंपल से रूल को यूज़ करना। बहुत ही आसान से रूल है, बड़े आराम से आप इस रूल को समझ सकते हैं। बस थोड़ी सी बारीकी से आप उन बातों को ध्यान दीजिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ। अगर आपको टाइप ए के सेंटेंस मिल जाए यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में ना आता हो, तो आपने करना क्या है, तुरंत वाक्य को पढ़ते हुए आपने देखना है कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वो कौन सा है और तुरंत उसकी इंग्लिश लिख देनी है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वो होती है वाई, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपने प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश को लिख देनी है, तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको वाई। फिर आपने क्या करना है, आपने पॉइंट नंबर 2 में या तो वाज या वर को लिखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे वह क्यों दुखी था, तो हम जानेंगे कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वह, तो वह जब हमारा सब्जेक्ट तो हम जानते हैं वह के साथ यानी ही के साथ हम यूज़ करते हैं वाज को, तो वाई के तुरंत बाद हमने यहाँ पे लिख देना है वाज को। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे अपने सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट में बता चुका, सब्जेक्ट यहाँ वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आंसर बना वाई वाज ही। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट को लिख देना है, यानी कि यहाँ पे देखना है कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो आप देखेंगे इस वाक्य में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है दुखी, दुखी की इंग्लिश होती है सैड। और उसके बाद सबसे आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क को जरूर लिखना है, क्योंकि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे से इस आसान से रूल को समझने के बाद वह क्यों दुखी था, इस वाक्य की जो इंग्लिश जो हमने बनाई वो बनाया वाई वाज ही सैड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने टाइप ए के इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए अब हम टाइप बी के वाक्य को भी देख ले कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में टाइप बी के सेंटेंस आखिर किस तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो टाइप बी के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्या, कैसे, कब, जो भी सवाल हैं, जो पूछने वाले जो सवाल पूछते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द, वो वाक्य की शुरुआत में आते हो। जैसे कि क्या आप एक व्यापारी थे, तो भाई यहाँ पे आप देखिए यहाँ जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्या, और ये वाक्य के शुरुआत में आ गया है, ठीक है ना। तो ये हम समझ गए कि भाई ये टाइप ए नहीं बल्कि टाइप बी का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ
प्रश्नवाचक शब्द जो प्रश्न पूछ रहा है वो वाक्य की शुरुआत में आया है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये बड़ा ही सिंपल सा रूल याद करना है। वो ये रूल क्या है, वो ये रूल है कि आपने यहाँ सबसे पहले वाज या वर में से किसी एक को लिख देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब अगर आप इस पूरे वाक्य को पढ़ लें कि भाई क्या आप एक व्यापारी थे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है आप। आपकी इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वर को लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश होती है यू। तो यहाँ तक आंसर बना वर यू। उसके बाद हमने क्या करना, कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। तो देखिए इस वाक्य में जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है वो है एक व्यापारी जिसकी इंग्लिश होती है ए बिजनेसमैन। और सबसे आखिर में क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने क्वेश्चन मार्क लिख दें का यूज़ कर देना है। इस तरीके से क्या आप एक व्यापारी थे, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना, इस रूल को आसान से रूल को यूज़ करते हुए सिस्टमेटिक वे में हमने इसको जो यूज़ करा, उसके बाद ये वाक्य जो है क्या आप एक व्यापारी थे, इसका जो हिंदी से इंग्लिश बना वो बना वर यू ए बिजनेसमैन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य और साथ ही साथ इंटरोगेटिव के दो तरीके के वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। आइए जब हम इस बात इन सब चीज़ों को सीख चुके हैं तो अब हम सीखते हैं कि नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से इस तरीके के वाक्यों में हमने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस तरीके के वाक्यों में आपने अलग से रूल को याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको टाइप ए और टाइप बी का इंटरोगेटिव रूल बताया ना, आपने उसी को याद करना है। बस आपने सिंपली स्मार्ट वे में एक बात समझना है कि आपने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ कर देना है। बाकी रूल वैसे का वैसे होगा। जैसे टाइप ए में मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आपने प्रश्न शब्द की इंग्लिश लिखनी है, दूसरे में वाज या वर को लिखना है, तीसरे में आपने सब्जेक्ट को लिखना है। अब आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉट को लिख देना और आखिर में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। टाइप बी के रूल को मैं बता चुका हूँ, पहले वाज या वर को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने क्या बताया, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ आपने स्मार्ट वे में समझना है कि सब्जेक्ट के साथ आपको नॉट का यूज़ करना है। फिर बाकी रूल वैसा ही कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है ना। तो आइए इस चीज़ को जब हम समझ चुके हैं तो कुछ वाक्य को हम यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर वाक्य है, वे लोग खुश क्यों नहीं थे। तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ पे जो है क्यों, ये वाक्य की शुरुआत में नहीं आ रहा, तो ये टाइप ए का सेंटेंस है। तो आइए टाइप ए का सेंटेंस जो है रूल है उसको यूज़ करते हैं और इस वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सवाल था वे लोग खुश क्यों नहीं थे, तो हमने इस रूल को यूज़ करना। तो हमने सबसे पहले क्या करना, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखनी है। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमने वाज या वर में से एक का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश होती है दे, तो दे के साथ हमने वर का प्रयोग करना तो होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया वर को। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे लोग की इंग्लिश होती है दे। फिर मैंने क्या बोला, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपने स्मार्ट वे में टाइप ए के ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट को लिख देना है। तो आप मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉट को। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे हमारा हैप्पी, और सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना है, तो ये मैंने लिख दिया। इस तरीके से बड़े आराम से हमने वे लोग खुश क्यों नहीं थे इस वाक्य की हिंदी से इंग्लिश जो बनाई वो बनाई वाई वर दे नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो आइए इसी तरीके से हम टाइप बी के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या वे लोग खुश नहीं थे, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक शब्द जो क्या है वो वाक्य की शुरुआत में आ रहा है, तो टाइप ए के ही सेंटेंस है, तो भाई हमने इसके इस रूल को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमने वाज या वर को इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस वाक्य में देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश दे के साथ हमने वर का प्रयोग करना होता है, तो मैंने लिख दिया वर। उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे लोग की इंग्लिश दे, क्योंकि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट को लिखना, तो मैंने लिख दिया नॉट। उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे और कॉम्प्लीमेंट है हमारे यहाँ पे हैप्पी। सबसे आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क को लिखना, ये मैंने लिख दिया। इस तरीके से जो ये वाक्य है क्या वे लोग खुश नहीं थे, इस वाक्य का जो इंग्लिश बना ये बना वर दे नॉट हैप्पी। तो इस तरीके से हमने बड़े आराम से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के। आपको एक अंग्रेजी ज्ञान टिप दे रहा हूँ, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। होता ये है कि जब भी हम रिटन इंग्लिश का यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हमने सब्जेक्ट की बात करना होता है, जैसे कि हम यहाँ ए और बी सेंटेंस में यूज़ कर चुके हैं। लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बारी आती है तो स्पोकन इंग्लिश में होता क्या है, स्पोकन इंग्लिश में हमने नॉट का प्रयोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नहीं करना होता है। हम वहाँ वाज के तुरंत बाद या वर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो अक्सर मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार उन्हें नेगेटिव इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में कुछ अलग तरीके के वाक्य देखने को मिल जाते हैं और वो ये समझ बैठते हैं कि या तो उनको नेगेटिव इंट्रोगेटिव का जो रूल है वो गलत बताया गया है, या फिर उनको कुछ चीज़ें जो हैं समझने में
दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता असल में। अगर आपको ये वाक्य जो वे लोग खुश क्यों नहीं थे, ये ए वाक्य जो ए का जो टाइप ए का जो सेंटेंस है, वे लोग खुश क्यों नहीं थे, इसकी इंग्लिश अगर आपको लिखी मिल जाए कि वाई वर दे नॉट हैप्पी, तो ये तो सही है। और अगर यही वाक्य आपको वाई वरंट दे हैप्पी लिखा मिल जाए, तो आपने ये नहीं समझना है कि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस का जो रूल है वो गलत बताया गया। नहीं, मैंने क्या बताया कि इस तरीके के वाक्यों का यूज़ हम रिटन इंग्लिश में करते हैं और इस तरीके के वाक्य का इस्तेमाल हमने स्पोकन इंग्लिश में करना होता है। बस दोनों में यही फ़र्क है, ठीक है ना। इस तरह से वर दे नॉट हैप्पी का इस्तेमाल आपने रिटन इंग्लिश में करना है, और इसी वाक्य क्या वे लोग खुश नहीं थे, इसी वाक्य को अगर स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है तो इसका इंग्लिश हो जाएगा वरंट दे हैप्पी, ठीक है ना। तो आपने यही समझ लेना है कि ये बारीक सा फ़र्क है इसमें। आप ये मत समझिएगा कि कभी भी कि आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव का रूल गलत बताया गया है, ठीक है ना। तो आज के क्लास में बस इतना ही, लेकिन हर बार की तरह मैं आप लोगों के लिए फिर बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें और फिर इन वाक्यों का जो है इंग्लिश ट्रांसलेट करें और इनका आंसर लिखिए आप कमेंट बॉक्स पर। और जितनी जल्दी आप कमेंट बॉक्स पर इनका आंसर देंगे, आपको इनका फीडबैक मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।